जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग 21 मार्च 2024 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 124वां, 125वां, 126वां, 127वां। प्रश्न का उत्तर 126वां है। ये 2024 का रिपोर्ट है दोस्तों। अगर हम 2023 की बात करेंगे तब भी भारत का 126वां स्थान था। भारत का स्थान यथावत है। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे दोस्तों। विश्व खुशहाली सूचकांक किस दिन जारी किया गया? हाल फिलहाल में कल ही किया गया है, 20 मार्च को। 20 मार्च को जो है दोस्तों विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को, और 20 मार्च को ये रिपोर्ट जारी किया गया है। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व खुशहाली सूचकांक ये जारी करता है दोस्तों एसएसडीएन। एसएसडीएन जारी करता है, सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क। सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क जारी करता है। ये यूएनओ की संस्था है, यूएनओ की एक संस्था है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करेंगे टॉप कौन किया है, तो टॉप किया है फिनलैंड। फिनलैंड टॉप किया है और ये 7वीं बार टॉप किया है। फिनलैंड 7वीं बार लगातार टॉप किया है। अंतिम स्थान की बात करेंगे तो अफगानिस्तान का आया है। अफगानिस्तान अफगानिस्तान देश का अंतिम स्थान है। भारत का स्थान 126वां है दोस्तों, याद रखना है। अगर हम बात करेंगे कि विश्व खुशहाली सूचकांक का आधार क्या है, तो इसका आधार किस आधार पर ये विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो यहाँ पर इसका जीवन प्रत्याशा है दोस्तों, पहली बात। उसके बाद पीसीआई है। पीसीआई है यहाँ पर कैपिटा इनकम है। भ्रष्टाचार कहाँ कम है, भ्रष्टाचार का भी आकलन किया जाता है, कहाँ पर कम है। उसके बाद जीवन संतुष्टि की बात यहाँ पर काउंट किया जाता है दोस्तों। उसके बाद उदारता और सामाजिक समर्थन, इन सभी मूल्यों को ध्यान में रख करके विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी किया जाता है। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, जीवन प्रत्याशा है यहाँ पर कैपिटा इनकम है, भ्रष्टाचार कहाँ कम है, जीवन संतुष्टि है, स्वतंत्रता है, उदारता और सामाजिक समर्थन। इन 6 कारक को मापने के बाद ही जो है विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी किया जाता है। याद रखना, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और फिनलैंड टॉप किया है। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि भी कहा जाता है दोस्तों। और भारत का रैंक कौन सा है, तो 126वां। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न दूसरा है, वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी किस वर्ष दर्ज की गई है? वर्ष 2020, वर्ष 2021, वर्ष 2022, वर्ष 2023। वर्ष 2023 को जो है दोस्तों 174 वर्षों का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है, वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार। यहाँ पर रिपोर्ट दिया है वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का है ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 174 वर्ष में सबसे गर्म जो है ये 2023 का वर्ष है, याद रखना है। भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, भारत के बारे में ऐसा कहा गया है दोस्तों कि ये भारत का दूसरा सबसे गर्म वर्ष है। पहला 1901 का वर्ष था, 1901 का वर्ष है पहला गर्म, और ये 2023 का दूसरा गर्म वर्ष है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। इस रिपोर्ट में और कई बातें कहा गया है यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं जो है इसी साल 2023 में आई है सबसे ज़्यादा।
जैसे आपदा में चक्रवात हो गया दोस्तों, जंगल में आग लगना, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, बर्फ का पिघलना हो गया। ये सब जो है जितनी विपत्तियां आई है कुदरत के द्वारा, जितनी विपत्तियां दी गई है, ये सबसे ज़्यादा 2023 में दी गई है। और ये सबसे गर्म वर्ष भी रहा है 174 साल का। वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कहा गया है। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार करके चलिए दोस्तों। आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी का फायदा हो। प्रश्न तीसरा है, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप पोर्टल विकसित किया है? सखी ऐप, चक्षु पोर्टल, संकलन ऐप, सूरज पोर्टल। ये दोस्तों सखी ऐप विकसित किया है, सखी ऐप। आपको ध्यान रखना है, ये सखी ऐप जो है किसने विकसित किया है? तो वीएसएससी ने किया है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसका हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में है। सीधे प्रश्न आता है दोस्तों, वीएसएससी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ऑप्शन में कई बार ओनली थुम्बा आता है, तो थुम्बा ये तिरुवनंतपुरम में है, कंफ्यूज नहीं होना है। और यहीं पर वीएसएससी का हेडक्वार्टर है, वीएसएससी का। और इसी ने सखी ऐप को लॉन्च किया है, सखी ऐप विकसित किया है, याद रखना है आपको। इसरो का प्रथम अध्यक्ष जो है विक्रम साराभाई हैं, और इन्हीं के नाम पर ये पड़ा है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, याद रखना। ये गगनयान दल के लिए ऐप लॉन्च हुआ है दोस्तों। गगनयान दल आपको पता है, गगनयान मिशन भारत का मिशन होगा, और भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने के उद्देश्य से, ये भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने के उद्देश्य से ये मिशन। और 4 भारतीय सिलेक्ट भी हो चुके हैं दोस्तों। गगनयान मिशन के लिए 4 भारतीय दल सिलेक्ट भी हो चुके हैं, वही ये जाएंगे। इन्हीं के लिए ऐप लॉन्च किया गया है दोस्तों। जैसे इनकी स्वास्थ्य की जानकारी हो गई, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हो गई, या फिर इनके आहार कार्यक्रम की जानकारी हो गई, आहार कार्यक्रम की जानकारी हो गई दोस्तों। ऑडियो रिकॉर्ड, टेक्स्ट मैसेज भेजना, इमेज भेजना वगैरह काम के लिए ये ऐप अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विकसित किया गया है। प्रश्न का उत्तर सखी ऐप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नवनीत सहगल। नवनीत सहगल को तो हाल फिलहाल में दोस्तों प्रसार भारती का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया हाल फिलहाल में। ये किया गया है दोस्तों मौसमी चक्रवर्ती को। ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। सी गलत है और डी भी गलत है। आपको पता होना चाहिए, ऑल इंडिया रेडियो जो है ये AIR शॉर्ट में इसको कहते हैं, ऑल इंडिया रेडियो। ये प्रसार भारती के अंदर ही काम करता है दोस्तों। प्रसार भारती की स्थापना की बात करेंगे तो 1997 में हुआ था, परंतु ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की बात करेंगे तो 1936 में हुआ है। ये ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुआ है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और इसके जो है अभी मौसमी चक्रवर्ती नियुक्त हुई है महानिदेशक। और यही प्रश्न था हमारा, कौन नियुक्त हुई है? तो ये मौसमी चक्रवर्ती महानिदेशक नियुक्त हुई है। ऑल इंडिया रेडियो जो है दोस्तों ये 23 भाषाओं में आती है। 23 भाषाओं में आती है, भारतीय भाषाओं में 23 में। उसके बाद जो है न्यूज आती है दोस्तों, AIR के जो न्यूज है 23 भाषाओं में आती है। और ये पूरे भारत का लगभग जो है 92% क्षेत्रफल को कवर करता है। 92% एरिया में जहाँ पर जाएगा लगभग यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो जो है आपको आएगा ही आएगा। जब भी आप रेडियो चालू करिएगा, जो भी करिएगा, तो यहाँ पर 92% क्षेत्रफल को ये कवर करता है, याद रखना। प्रश्न का उत्तर मौसमी चक्रवर्ती हो जाएगा। ये शीतल देवी है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में शीतल देवी को जो है अर्जुन अवार्ड मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
13 फरवरी दोस्तों, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ऑल इंडिया रेडियो का जो है ध्येय वाक्य क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इसका ध्येय वाक्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेडियो से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं। चलते हैं, अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 की विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली किसकी मेजबानी में होगी? ये प्रश्न है। भारत, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा। प्रश्न का सही उत्तर भारत हो जाएगा। प्रश्न का सही उत्तर भारत हो जाएगा दोस्तों। विश्व दूरसंचार मानकीकरण की मेजबानी भारत करेगा इस साल। अगर हम बात करेंगे दोस्तों TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1997 के एक्ट के तहत, 1997 की एक्ट की धारा 3 के तहत इसकी स्थापना हुई है दोस्तों, याद रखना। अगर हम बात करेंगे TRAI क्या करता है दोस्तों? फोन कॉल की दर को निर्धारित करता है। फोन कॉल की दर की कौन कौन कंपनियां किस कॉल दर से जो है कॉल या फिर डाटा पैक का जो है जो भी इंटरनेट से संबंधित है, ये सब जो है डाटा निर्धारित यही TRAI करता है। TRAI करता है, आपको याद रखना है। और TRAI का ही हेड जो है अनिल लोहाटी हाल फिलहाल में बने हैं, अनिल लोहाटी, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारा प्रश्न था विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बन चुका है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात। इस प्रश्न का उत्तर महाराष्ट्र है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंक करके चलिए दोस्तों, क्योंकि ये महाराष्ट्र जो ही ऐसा करने वाला जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बना है, ये फर्स्ट राज्य बना है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल जो है एक्ट था 370, अभी इस धारा को ख़त्म कर दिया जा चुका है। कुछ ही अंश इसके लागू हैं, बाकी संपूर्ण धारा जो ख़त्म हो चुका है, कुछ अंश बाकी हैं। 35A की हम बात करेंगे, ये भी लागू था जम्मू कश्मीर में, ये भी खत्म हो चुका है। 35A जो धारा यहाँ का कहता था दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के जो मूल निवासी हैं, जम्मू कश्मीर के मूल निवासी जो हैं वही यहाँ पर जमीन को खरीद सकते हैं, परंतु 35A धारा खत्म हो चुका है, अब यहाँ पर कोई भी जमीन खरीद सकता है, याद रखना है। 5 अगस्त 2019 दोस्तों, ये धारा कब खत्म हुआ है? 5 अगस्त 2019 की वो तारीख है जब आर्टिकल 370 का भी एंड हो चुका है और 35A भी एंड हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों की धाराएं खत्म हो चुके हैं। 35A समाप्त हो चुका है और 370 का कुछ ही अंश, अभी कुछ धाराएं यहाँ पर लागू है दोस्तों, बाकी सब समाप्त हो चुका है। इसके तहत जो है दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से स्टेट का दर्जा छीन लिया गया और यहाँ पर 2 UT बन जाता है। एक UT का नाम जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। और यही इनमें से एक जो UT बना है जम्मू कश्मीर, यहीं पर महाराष्ट्र सरकार ने जमीन खरीदा है। किस लिए खरीदा है? टूरिज्म के लिए जमीन खरीदा है। ये टूरिज्म के लिए यहाँ पर महाराष्ट्र भवन बनेगा, महाराष्ट्र भवन बनेगा। महाराष्ट्र सरकार का ऐसा कहना है कि यहाँ पर महाराष्ट्र भवन बनेगा। जो भी टूरिज्म महाराष्ट्र से जाएंगे गेस्ट के रूप में, ये महाराष्ट्र भवन में रुकेंगे। ये 2.5 एकड़ जमीन खरीदा है महाराष्ट्र सरकार ने, जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ जमीन खरीदा है, याद रखना है।
प्रश्न का उत्तर हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। अभी जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं ये मनोज सिन्हा हैं, मनोज सिन्हा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हाल ही में त्रिनेत्र ऐप, हाल ही में त्रिनेत्र ऐप 2.2.0 किसने लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। त्रिनेत्र ऐप गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ये त्रिनेत्र ऐप लॉन्च किया है और उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये ऐप जो है लॉन्च किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका उद्देश्य क्या है दोस्तों? उद्देश्य स्पष्ट है, पुलिस द्वारा अपराधी की पहचान के लिए, अपराधी की पहचान के लिए, उसके बाद इनका कहना है कि फोटो पहचान के लिए, अपराधी का फोटो पहचानने के लिए, अपराधी के फोटो पहचानने के लिए, जांच में हेल्प के लिए, विभिन्न जो एफआईआर होगी उसकी जांच के लिए उसमें हेल्पफुल ये बनेगा। एफआईआर का रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा इससे। और यहाँ पर बड़ी बात ये है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, याद रखना है। तो प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? यूको बैंक, कैनरा बैंक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक। यस बैंक ने किया है। ये पेरिस ओलंपिक आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये 33वां ओलंपिक पेरिस में होने वाला है, 32वां टोक्यो में हुआ था और भारत ने 7 मेडल जीता था। 7 मेडल जीत करके भारत ने जीता था दोस्तों टोक्यो में। दोस्तों टोक्यो में ये 32वां ओलंपिक हुआ था, 32वां ओलंपिक हुआ था टोक्यो में। भारत ने 7 मेडल जीता था यहाँ पर। और ये जो दोस्तों ओलंपिक हुआ था ये 2020 का था, कोरोना के चलते 2021 में हुआ था ओलंपिक। आपको ध्यान रखना है भारत का स्थान 48वां आया था। बार बार ये प्रश्न आ सकता है, याद रखना है। अभी जो है दोस्तों ओलंपिक संघ के साथ बैंक ये यस बैंक ने भागीदारी किया है, यस बैंक ने किया है दोस्तों। ऐसा क्यों किया है? ये टीम इंडिया को चीयर अप करने के लिए, टीम इंडिया जो ओलंपिक में जो जाएगा टीम इंडिया, उसके लिए किया है दोस्तों। यस बैंक ने पार्टनरशिप किया है। इसके तहत क्या करेंगे ये दोस्तों? तो इन्होंने एक अभियान भी लॉन्च किया है इसके तहत, मिलकर जिताएंगे अभियान, मिलकर जिताएंगे अभियान ये शुरू किया है यस बैंक ने भारतीय टीम को जिताने के लिए, मिलकर जिताएंगे अभियान। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों यस ग्लोरी क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया है प्लेयर्स के लिए। यस ग्लोरी क्रेडिट कार्ड, यस ग्लोरी क्रेडिट कार्ड प्लेयर के लिए लॉन्च किया है। उसके बाद यस ग्लोरी बचत खाता प्रस्ताव शुरू किया है। यस ग्लोरी बचत खाता प्रस्ताव, यस ग्लोरी बचत खाता प्रस्ताव भी शुरू किया है। तो 3 चीज यहाँ पर शुरू किया है, मिलकर जिताएंगे अभियान, उसके बाद यस ग्लोरी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है इस बैंक ने, और यस ग्लोरी बचत खाता भी लॉन्च किया है। ये सब प्लेयर्स को सुविधा देने के लिए किया गया है दोस्तों। प्रश्न का उत्तर हमारा यस बैंक हो जाएगा। आईओसी का मुख्यालय लियोन स्विट्जरलैंड में है, याद रखना। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लियोन स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हाल ही में वर्ष 2024 का भारत का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा है? क्रूट्रीम तो पहला है दोस्तों, पराफियोस दूसरा बन चुका है, जेप्टो गलत है और टाटा 1mg गलत है। पहली बात हम समझेंगे दोस्तों कि ये स्टार्टअप की शुरुआत कब हुई है।
स्टार्टअप ये जो वर्ड आ रहा है इसकी शुरुआत 2008 में हुई है। इसकी शुरुआत 2008 में हुई है दोस्तों। स्टार्टअप का जब बड़ा रूप हो जाता है, स्टार्टअप की शुरुआत 2008 में हुई है। जब स्टार्टअप बड़ा रूप हो जाता है, $1 बिलियन, $1 बिलियन का जब स्टार्टअप हो जाता है तभी ये यूनिकॉर्न बन जाता है। और यूनिकॉर्न परफियोस बना है, भारत का जो है दूसरा यूनिकॉर्न बना है, फर्स्ट क्रोट्रीम है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जब दोस्तों यूनिकॉर्न बड़ा रूप ले लेता है, जब $10 बिलियन का बन जाता है, $10 बिलियन का जब बन जाता है यूनिकॉर्न, तो वही रूप ले लेता है दोस्तों डेकाकॉर्न का। डेकाकॉर्न का रूप ले लेता है। और हाल फिलहाल में चेन्नई सुपर किंग्स डेकाकॉर्न बना है। याद रखना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है। ये परफियोस जो है दोस्तों, परफियोस ये बंगलुरु में स्थित है। और यह 18 देशों में बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा क्षेत्रों को सेवाएं देती है। 18 देश में यह परफियोस जो है 18 देश में बैंकिंग सेवाएं और बीमा क्षेत्र की सेवाएं देती है। बैंकिंग सेवाएं और बीमा क्षेत्र की सेवाएं ये देती है। तो प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा परफियोस। चलते हैं दोस्तों, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी का फायदा हो। अंतिम प्रश्न है हमारे क्लास का, हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? टी.एम. कृष्णा, डॉक्टर मार्गरेट बास्टिन, डॉक्टर नीना प्रसाद, प्रोफेसर परसल्ला रवि। इस प्रश्न का सही उत्तर है टी.एम. कृष्णा। ये कलानिधि, संगीत कलानिधि पुरस्कार से संबंधित प्रश्न है। इस पुरस्कार को दोस्तों, संगीत कलानिधि पुरस्कार को कर्नाटक संगीत का ऑस्कर, कर्नाटक संगीत के ऑस्कर के रूप में इसको चिन्हित किया जाता है। कर्नाटक संगीत के ऑस्कर के रूप में इसको चिन्हित किया जाता है। टी.एम. कृष्णा को यहाँ पर 2 पुरस्कार दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। 2 पुरस्कार दिया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार ये दिया गया है टी.एम. कृष्णा को। इनका पूरा नाम है दोस्तों थोथुर मदाबोशी कृष्णा। थोदूर मदाबोशी, नाम लिखिएगा, बहुत टेढ़ा नाम है इनका, थोदूर। प्रश्न सीधे सीधे कभी काल पूरा नाम दे करके आता है ऑप्शन में दोस्तों, थोदूर मदाबोशी कृष्णा इनका पूरा नाम है। थोदूर मदाबोशी कृष्णा इनका पूरा नाम है। और इनको प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार हाल फिलहाल में दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पुरस्कार का आयोजन चेन्नई में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा यहाँ पर जो पुरस्कार है दोस्तों, नृत्य कलानिधि पुरस्कार, ये डॉक्टर नीना प्रसाद को दिया गया है, नृत्य कलानिधि पुरस्कार। और इनको भरतनाट्यम डांस के लिए दिया गया है, भरतनाट्यम डांस के लिए दिया गया है इनको। और ये टी.एम. कृष्णा को जो पुरस्कार दिया गया है ये कर्नाटक संगीत के लिए दिया गया है, कर्नाटक संगीत के लिए दिया गया है। और इस पुरस्कार का आयोजन चेन्नई में हुआ है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी का फायदा हो। थैंक यू दोस्तों।